मैं डॉक्टर संजू गर्ग, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आप सभी का अपने वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में इंक्लूड विदुर नीति के विषय में अध्ययन करेंगे। वहाँ पर विदुर नीति का 34वां अध्याय सिलेबस के अंतर्गत है। विदुर नीति को समझने से पहले ये जानना आवश्यक है कि विदुर नीति है क्या, कहाँ से उद्धृत है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि विदुर नीति महाभारत से ली गई है। महाभारत के विषय में तो आप सभी भलीभांति जानते होंगे। महाभारत भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत साहित्य का विश्वकोश है। महाभारत के संदर्भ में कहा गया है, धर्मे हि अर्थे च कामे च मोक्षे च वर्तस्व, यदि यास्ति तद अन्यत्र यत् न यास्ति न तत् क्वचित्। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसी भी विषय के संदर्भ में यदि हम बात करें तो जो कुछ भी महाभारत में है वही अन्यत्र है, और जो महाभारत में नहीं है वह कहीं भी नहीं है। इस उक्ति से महाभारत की महत्ता स्वतः सिद्ध है, और ऐसे विशाल ग्रंथ महाभारत में 18 पर्व हैं। उन 18 पर्वों में से उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रजागर पर्व से विदुर नीति को लिया गया है। विदुर नीति 33वें अध्याय से लेकर 34वें अध्याय तक, 33वें अध्याय से लेकर 40वें अध्याय तक वहाँ पर वर्णित है, जिसके की अंतर्गत महात्मा विदुर के द्वारा पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र को नीतिगत उपदेश दिया गया है। किंतु मोहांध होने के कारण धृतराष्ट्र विदुर के द्वारा दिए गए नीतिगत उपदेशों का अनुसरण नहीं कर पाते हैं, और जिसका कि परिणाम महाभारत जैसा महासमर होता है, और जो कि हमारे सभी के समक्ष एक दृष्टांत है। विदुर नीति में विदुर के द्वारा पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र को नीति का उपदेश दिया गया है। पांडव जब वनवास की अवधि पूरी करके आते हैं और वह धृतराष्ट्र से अपना अधिकार मांगते हैं, तो दुर्योधन के मना करने पर धृतराष्ट्र उन्हें उनका अधिकार नहीं देते हैं, और इसी बात से चिंतित जो धृतराष्ट्र है वह विदुर से नीतिगत परामर्श मांगते हैं, जिसका कि विदुर नीति के रूप में नीतिगत परामर्श विदुर के द्वारा दिया जाता है। यद्यपि महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं, किंतु वे दासी पुत्र हैं, और वैसे हम देखें तो महात्मा विदुर कोई सामान्य पुरुष नहीं, अपितु पृथ्वी पर धर्मराज के रूप में ही अवतरित हुए हैं, या ये कहें कि धर्मराज का अवतार स्वरूप हैं। विदुर कर्म से कर्मयोगी हैं और धर्मपरायण हैं। दासी पुत्र होने पर भी और राज्य के मंत्री होने पर भी उन्होंने कभी भी चाटुकारिता का अवलंबन नहीं लिया, और ना ही अपने हित को ध्यान में रखते हुए राजा से अहित या मीठे वचन नहीं कहे। उन्होंने जो राज्य के लिए उपयुक्त था, जो प्रजा के लिए युक्ति संगत था,
जो राज्य के हित में था, राज्य की उन्नति एवं विकास में था, उसी का वर्णन, उसी का नीतिगत परामर्श धृतराष्ट्र को दिया है। महात्मा विदुर सदैव धर्म के पथ पर अग्रसर रहे और धृतराष्ट्र को धर्मोक्त बातें कहते समय कभी भी उन्होंने अपने अहित की संभावना या अपने अहित के विषय में चिंतन नहीं किया। महात्मा विदुर ने विदुर नीति में व्यवहार, नीति, सदाचार, धर्म, सुख दुख प्राप्ति का मार्ग, त्यागने योग्य विषय, ग्रहण किए जाने योग्य गुण, कर्मों का निर्णय, त्याग का महात्म्य, न्याय का स्वरूप, सत्य, परोपकार, क्षमा, अहिंसा इत्यादि की महिमा, मित्र के लक्षण, कृतज्ञ व्यक्ति की दुरवस्था, निर्लोभिता इत्यादि विविध विषयों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। साथ ही विदुर नीति ने राजधर्म का भी बड़ा सुंदर निरूपण अपने नीतिगत उपदेशों के अंतर्गत किया है। उन्होंने पुत्र मोहांध धृतराष्ट्र को अपने कुल, राज्य और प्रजा के हित में विचार करने के लिए कहा और उन्हें सदैव यही कहा कि यदि कुल के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए यदि एक व्यक्ति का त्याग भी करना पड़े तो उन्हें उस त्याग से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने सदैव धृतराष्ट्र को ये समझाने का प्रयास किया कि आप एक राजा हैं, पुत्र एक महत्वाकांक्षी पुत्र के पिता नहीं। आप अपनी महत्वाकांक्षा, अपने पुत्र प्रेम को एक साइड रखकर अपने लोक हित के विषय में सोचें, अपने राष्ट्र हित के विषय में सोचें, अपने देश हित के विषय में चिंतन करें। विदुर नीति में राजधर्म का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। विदुर ने राजा को अल्प बुद्धि वाला, दीर्घसूत्री, जल्दबाजी में अविवेकपूर्वक कार्य करने के विषय में अनुचित बतलाया है। अर्थात राजा को कभी भी जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, दीर्घसूत्री नहीं होना चाहिए, अल्प बुद्धि वाला या संकुचित सोच वाला नहीं होना चाहिए। राजा को जितेंद्रिय होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जैसे आंतरिक शत्रुओं पर नियंत्रण करना चाहिए। राजा को अपने राज्य की स्थिति, लाभ, हानि, कोष, दंड इत्यादि की मात्रा के विषय में भली भांति जानकारी होना अति आवश्यक है। राजा का उच्छृंखल व्यवहार प्रजा को भी उच्छृंखल बना देता है, क्योंकि कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा। अतएव राजा को सदैव संयमित आचरण करना चाहिए। राजा को आय, व्यय, राष्ट्र, कोष, सेना इत्यादि सभी विषयों पर भली भांति चिंतन करना चाहिए। राजा का प्रमुख दायित्व अपने प्रजा के कल्याण में ही निहित होता है। उसके अपने स्वार्थ, उसके अपने निजी धर्म सब बाद में है। सबसे प्रमुख जो उसका कर्तव्य होता है वह प्रजा का पालन पोषण करना, प्रजा को प्रसन्न रखना, प्रजा के हित में चिंतन करना ही होता है। नीति में 8 अध्याय हैं। यद्यपि पाठ्यक्रम के अंतर्गत 34वां अध्याय अर्थात विदुर नीति का द्वितीय अध्याय ही सिलेबस में है, किंतु हम 8 अध्याय का संक्षिप्त सार आप सभी के सामने यहाँ प्रस्तुत करेंगे। प्रथम अध्याय में
विदुर ने धृतराष्ट्र को पंडित और मूर्खों के लक्षण बतलाए हैं और राजधर्म का उपदेश दिया है। द्वितीय अध्याय के अंतर्गत महात्मा विदुर ने राजा के कर्तव्य अकर्तव्य का विवेचन करते हुए कोश वृद्धि के विषय में बतलाया है। साथ ही प्रजा से कर ग्रहण करने का नीतिगत उपदेश दिया है कि राजा को प्रजा से कर किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, राजा का आचरण कैसा होना चाहिए, राजा को कैसा दिखाई देना चाहिए, प्रजा के साथ उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, इन सब का वर्णन महात्मा विदुर ने द्वितीय अध्याय के अंतर्गत किया है। तृतीय अध्याय में केशिनी विरोचन और सुधन्वा के संवाद के माध्यम से नीतिगत उपदेश दिया गया है। ब्रह्म हत्या के समान पापियों की गणना का चित्रण किया गया है। चतुर्थ अध्याय में विदुर के द्वारा आत्रेय और साध्य के संवाद रूप इतिहास के माध्यम से धृतराष्ट्र के कथनों का प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। महाकुल के लक्षण, दूषित कर्मों का परित्याग, हितकारी वचनों का उपदेश, उद्विग्न धृतराष्ट्र की उद्विग्नता को दूर करने का नीतिगत उपाय बतलाया गया है। पंचम अध्याय में विदुर ने 17 प्रकार के मूर्खों का विवेचन, रूप आदि नाश के कारण, धृतराष्ट्र के आयु विषयक प्रश्नों का उत्तर इत्यादि विषयों पर चर्चा की है। षष्ठम अध्याय में वृद्धों के सत्कार का वर्णन है। सत्कार के अयोग्य व्यक्तियों के भी विषय में बतलाया गया है। विक्रय योग्य वस्तु और विक्रय योग्य अवस्तु इत्यादि का उल्लेख है। साधु सन्यासी भिक्षुक के लक्षण बतलाए गए हैं और राजधर्म का उपदेश दिया गया है। सप्तम अध्याय में धृतराष्ट्र के भाग्य संबंधित प्रश्न का प्रत्युत्तर दिया गया है। प्रिय अप्रिय, लाभ हानि इत्यादि विषयों का उल्लेख किया गया है और दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र के अतिशय प्रेम से कुल के विनाश का भी वर्णन है। आपसी पारिवारिक विग्रह से होने वाली हानि व दोषों का नीतिगत उपदेश विदुर ने अपने सप्तम अध्याय में दिया है। अष्टम अध्याय में विद्यार्थियों के 7 दोष, आशा आदि के द्वारा धृत्य आदि का नाश होना, घर में रखने योग्य वस्तुएं, वैराग्य परक वचन, धैर्य, जितेंद्रियता और चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार विदुर नीति में जीवन के समस्त महत्वपूर्ण व उपयोगी विषयों से संबंधित नीतिगत उपदेशों की व्याख्या की गई है। विदुर नीति का सामान्य परिचय आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंतर्गत सुना, अध्ययन किया। अब विदुर नीति के 34वें अध्याय अर्थात द्वितीय अध्याय के पद्यों की व्याख्या हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।